हेलो फ्रेंड्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या होता है। हियरिंग इम्पेयरमेंट में जैसे डेफनेस और हार्ड ऑफ हियरिंग क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के अनुसार हियरिंग इम्पेयरमेंट के डेफिनेशन क्या है। तो एक है डेफ मीन्स हैविंग 70 डेसिबल डीबी यानी डेसिबल, हियरिंग लॉस इन स्पीच फ्रिक्वेंसी इन बोथ हेयर। डेफ हियरिंग इम्पेयरमेंट कौन से पर्सन्स हैं जिनको 70 डेसिबल हियरिंग लॉस है दोनों ईयर्स में फ्रिक्वेंसी स्पीच के साथ। सेकेंड है हार्ड ऑफ हियरिंग, जिनको 60 डीबी से 70 डीबी तक हियरिंग लॉस होता है बोथ ईयर में। ठीक है, वो हियरिंग इम्पेयरमेंट के अंदर आते हैं। इसके 3 टाइप्स हैं, हियरिंग लॉस के 3 टाइप्स हैं। एक है कंडक्टिव हियरिंग लॉस, दूसरा है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस और थर्ड है मिक्स्ड हियरिंग लॉस। ठीक है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस क्या होता है, जिसमें आउटर ईयर और मिडल ईयर दोनों में अगर परेशानी है तो वो कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा। जैसे एग्जांपल में देख रहे हो फिगर में, आउटर ईयर और मिडल ईयर यहाँ तक अगर परेशानी है तो वो कंडक्टिव हियरिंग लॉस के अंदर आता है। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस किस में आएगा, जिसमें इनर ईयर इन्वॉल्व हो। आउटर मिडल तो है ही, इनर ईयर इन्वॉल्व है। मान लो आउटर ईयर आपका ठीक है या मिडल ईयर आपका ठीक है, पर इनर ईयर में कोई इफेक्ट हो गया, कोई परेशानी हो गई, ठीक है, तो वो सेंसरी न्यूरल में आ जाएगा। मिक्स्ड में क्या होता है, इनमें से कोई भी 2 हियरिंग लॉस जो है मिक्स होगा, चाहे तो आउटर ईयर और मिडल ईयर दोनों होगा मिक्स, इनके साथ इनर ईयर मिक्स होगा, या फिर सेंसरी न्यूरल है इन्वॉल्व और साथ में कंडक्टिव, यानी इन दोनों का मिक्स जो होगा वो मिक्स्ड हियरिंग लॉस में होगा। अब इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, हियरिंग लॉस के, हियरिंग इम्पेयरमेंट के क्या क्या कारण हो सकते हैं। एक तो जेनेटिक फैक्टर्स हो सकता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकता है, और हमारे आजकल के लाइफस्टाइल्स भी हो सकते हैं इसके फैक्टर्स। अब जेनेटिक्स फैक्टर्स में कौन कौन से हो सकते हैं। इनहेरिटेड जेनेटिक म्यूटेशंस कैन काउज हियरिंग HI विच कैन बी प्रेजेंट बर्थ और डेवलप लेटर इन लाइफ, यानी कि बर्थ के समय हो सकता है और डेवलपमेंट के समय, जब आगे बच्चा जैसे जैसे बच्चा बढ़ रहा है उसके बाद परेशानियां सामने आ रही हैं, तो वो हो सकता है। एज फैक्टर हो सकता है, ठीक है। फिर नॉइज एक्सपोजर, यानी कि लाउड नॉइज सुनने से, लाउड म्यूजिक सुनने से परेशानियाँ, या पावर टूल्स होती है, आदत होती है कि बहुत तेज़ आवाज़ में अगर कोई सुन रहे, या मशीनरी के साथ कोई वर्क कर रहे हैं जिसमें बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, ठीक है, ये जो है हियरिंग सेल्स को डैमेज करती हैं। कौन सी हियरिंग सेल्स को डैमेज करती हैं, तो इनर ईयर की जो हियरिंग सेल्स हैं, हियरिंग सेल्स इनर ईयर में पाई जाती हैं, तो उनको डैमेज करती है, जिस कारण हियरिंग लॉस होने का चांसेस बढ़ जाता है। फोर्थ है इन्फेक्शंस, जैसे मेनिंजाइटिस या मीजल्स किसी को हो गया है, ठीक है, तो वो क्या करती है, हमारी कानों के स्ट्रक्चर को डैमेज कर देती है। इन्फेक्शंस हो गई तो उससे भी चांसेस है कि हियरिंग लॉस हो सकता है। हेड इंजरी भी हो सकता है, ट्रॉमा भी हो सकता है, और फ्रैक्चर हो गया है या ईयर ड्रम अगर डैमेज हो गया है तब भी हियरिंग लॉस होने का चांस होता है। कुछ मेडिकेशंस हैं, जैसे एंटीबायोटिक हो गया, केमोथेरेपी ड्रग्स हो गया, इनके साइड इफ़ेक्ट के कारण भी हियरिंग इम्पेयरमेंट होने का चांस होता है। और साथ ही साथ डायबिटीज़, कोई अगर पेशेंट डायबिटीज़ पेशेंट है, साथ में उसको हाई BP भी है, तो साथ ही ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यानी इम्यून सिस्टम से संबंधित जो है कोई डिसऑर्डर है, ठीक है, तो भी कारण हो सकता है हियरिंग लॉस का। ट्यूमर्स इन द ईयर, अगर कानों में अगर ट्यूमर्स हो जाता है, या फिर ब्रेन कैन काउज हियरिंग इम्पेयरमेंट बाय पुटिंग प्रेशर ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, या फिर ब्रेन पे ज़्यादा दिमाग जोर लगाने से जो है हमारी स्ट्रक्चर में
कुछ परेशानियां हो सकती हैं, दिक्कत हो सकती है, तो उस कारण भी हियरिंग लॉस हो सकता है। हैवी मेटल्स, अगर हम कहीं काम करने जा रहे हैं, ठीक है, किसी फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, केमिकल्स फैक्ट्री में कर रहे हैं वर्क, या कोई मेटल्स वगैरह जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ मेटल्स का प्रयोग ज़्यादा होता है, ठीक है, सॉल्वेंट्स का प्रयोग ज़्यादा होता है, तो हो सकता है कि उसके कारण हमारे इनर ईयर डैमेज हो जाए, तो उस कारण भी हियरिंग लॉस हो सकता है। अब प्रिवेंशन यानी बचाव कैसे कर सकते हैं। हियरिंग इम्पेयरमेंट का हमारी लाइफ को जो है कहीं ना कहीं रोक देता है। हियरिंग इम्पेयरमेंट हमारे सुनने की क्षमता को कम कर देता है, तो इसको बचा करके कैसे रखें, तो प्रोटेक्ट योर ईयर्स फ्रॉम लाउड नॉइज, यानी कि तेज़ आवाज़ में जो है, तेज़ आवाज़ों से अपने कानों को सुरक्षा प्रदान करनी है, ठीक है। उसके लिए हम ईयर प्लग्स लगा सकते हैं, ईयर मफ लगा सकते हैं, ताकि हमारी लाउड नॉइज़ जो है वो हमारे कानों तक ना जा सके अंदर तक। कंसर्न स्पोर्टिंग इवेंट्स, या फिर हम कहीं पार्टी या शादी में जा रहे हैं तो वहाँ पे तेज़ लाउड साउंड्स की स्पीकर्स चलती हैं, तो उससे क्या है कि हमारे कानों को, ईयर ड्रम्स को क्षति पहुँचती है, तो उससे प्रोटेक्ट करके रखना है, बचा करके रखना है। वॉल्यूम जो है धीमी रखनी है हमेशा। कोई भी चीज़ अगर सुन रहे हो या अकेले भी अगर कोई चीज़ आप जैसे म्यूज़िक वगैरह भी सुन रहे हो या कोई वीडियो देख रहे हो, तो लाउड नॉइज़ के साथ नहीं, एकदम धीरे आवाज़ में सुनने की कोशिश करनी चाहिए, अपनी लिमिट तक ही सुननी चाहिए। उससे तेज़ सुनने से हमारे कानों को परेशानी हो सकती है। रेगुलर हियरिंग टेस्ट हमेशा कराना चाहिए, ठीक है। अगर किसी को लगता है कि हाँ मेरे हियरिंग लॉस हो सकता है या कानों में कुछ परेशानी है, ठीक है, तो फिर रेगुलर हियरिंग टेस्ट कराना आवश्यक है। और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा जो है अवॉइड करें एंटीबायोटिक या कीमोथेरेपी ड्रग्स जो है, जो साइड इफ़ेक्ट्स के कारण हियरिंग लॉस ला सकते हैं, मेडिकेशंस को अवॉइड करें, ठीक है। और मैनेज मेडिकल कंडीशंस, मान लो किसी को मेडिकल कंडीशन है, किसी को हाई बीपी है, ठीक है, डायबिटीज़ है या ऑटोइम्यूनो डिसऑर्डर है, ठीक है, तो ये क्या है, अगर इनके दवाइयाँ अगर साइड इफ़ेक्ट कर रही हैं तो रिस्क हो सकता है हियरिंग इम्पेयरमेंट का। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि मुझे ये परेशानी है, ठीक है, हियरिंग से संबंधित अगर कोई परेशानी हो रही है उनको, तो उनको बताना चाहिए ताकि वो मैनेज कर सके इस कंडीशन को। पानी से बचाना चाहिए हमारे ईयर्स को। प्रोटेक्ट योर ईयर्स ड्यूरिंग वाटर एक्टिविटीज़, अगर हम कोई कर रहे हैं तो उससे बचाव करना है हमें। स्विंग के साथ स्विंग कैप पहनना है, अगर स्विंग कर रहे हैं तो वियरिंग ईयर प्लग्स लगाने हैं हमें। अवॉइड यूजिंग कॉटन स्वैप्स इन योर ईयर्स, ठीक है, अवॉइड करना चाहिए। कोई वैक्स जम गया है अगर तो उसे निकाल लें, ठीक है, ताकि इन्फेक्शन ना फैले, ठीक है, डैमेज ना हो सके ईयर ड्रम, ठीक है। और कानों को अगर सफाई करनी है तो वार्म वॉश क्लॉथ यानी साफ़ कपड़े से साफ़ करने की कोशिश करें, और नहीं तो फिर प्रोफेशनल्स जैसे ईयर क्लीनिंग सर्विस भी होता है, तो वहाँ पर आप जा कर के कानों की सफाई करा सकते हैं, ताकि हमारे समय समय पर जो है ईयर ड्रम जो है उसको क्षति ना पहुँचे और नुकसान ना हो। स्मोकिंग, हर जगह देखा गया है कि स्मोकिंग जो है और ड्रिंकिंग जो है हमेशा हानिकारक ही रहा है हमारे शरीर के लिए, तो ये भी इफ़ेक्ट डाल सकता है सिगरेट वगैरह। वियर प्रोटेक्टिव हेड गियर ड्यूरिंग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, जैसे साइकिलिंग, स्कीलिंग एंड कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स कैरिंग एट रिस्क हेड इंजरीज का जो है, जैसे कुछ खेल्स होते हैं जिसमें हेड इंजरी का डर होता है, ठीक है, तो उसके कारण भी HI हो सकता है, हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है। तो इस रिस्क फैक्टर्स को कम करने के लिए हमें हेड गियर पहनना चाहिए, प्रोटेक्टिव हेड गियर पहनना चाहिए, हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए अगर कोई एक्टिविटीज़ कर रहे थे, या फिर हम कहीं बाहर भी जा रहे हैं तो
गाड़ी चला रहे हैं तो फिर व्हीकल्स पे भी हमें हमेशा हेलमेट पहन करके ही चलना चाहिए, ताकि हमें हमारे ब्रेन को कोई क्षति न पहुंचे, जिस कारण हियरिंग लॉस हो सकता है। साथ ही एजुकेट योर सेल्फ, ठीक है, एंड अदर अबाउट हियरिंग हेल्थ, और लोगों को खुद भी एडिक्वेट है, यानी खुद भी इसके बारे में शिक्षा प्राप्त करें कि क्या होता है हियरिंग लॉस, कैसे होता है, इससे बचाव क्या है, ये इसके बारे में जानकारी खुद भी प्राप्त करनी चाहिए और समाज में भी सभी लोगों को बताना चाहिए, अवेयर करना चाहिए इसके हेल्थ के बारे में, ठीक है, हियरिंग लॉस के बारे में। हियरिंग हेल्थ कैन हेल्प रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिवेंटिंग हियरिंग लॉस। जितना ज़्यादा लोगों को हम अवेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा हियरिंग इम्पेयरमेंट को प्रिवेंट कर पाएंगे, ठीक है। अपने इन्फॉर्मेशन को शेयर करें, हियरिंग प्रोटेक्शन आपने कैसे करी है, ठीक है, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रमोट करें रेगुलर हियरिंग टेस्ट को, ठीक है, आगे और लोगों के साथ कि जिसको आई चेकअप वगैरह कराना है, जैसे ईयर है तो उसमें ईयर चेकअप कराना है तो उसमें आप भागीदारी ले सकते हैं, और या फिर प्रमोट कर सकते हैं कि आप यहाँ पे जा कर के चेकअप करा सकते हैं, और इनकरेज कर सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए लोगों को। अगर किसी को हियरिंग इम्पेयरमेंट इशू लगता है तो आप उसको कह सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं कि हाँ आप जा कर के वहाँ पे इस जगह पे चेकअप होता है, आप यहाँ पर जा कर के करा सकते हो, ये फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं यहाँ पे, ठीक है। और साथ ही अवेयर करना है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या क्या होती हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चों को, तो ये जो है हमारी कम्युनिकेट यानी बातचीत करने की क्षमता जो है उसको अफेक्ट करता है, इन्फॉर्मेशन गैदर करने में, एक्सेस करने में जो है अफेक्ट करता है, और पार्टिसिपेट इन अ क्लासरूम, यानी अगर क्लासरूम में अगर कोई पार्टिसिपेट करना है तो उसमें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है हमें। लैंग्वेज डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाता है, हमारी लैंग्वेज स्किल्स जो है उसमें डेवलपमेंट में कमी रह जाती है, ठीक है। स्पीच प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, वोकैब एक्वाइजेशन नहीं हो पाता है, ग्रामर ठीक से नहीं बोल पाते हैं, और साथ ही साथ क्लासरूम में क्लासरूम में जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं या इंटरेक्ट कैसे करना है पीयर्स के साथ, अपने ग्रुप्स मेंबर्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है या फिर रहना है, साथ में बच्चों के साथ कैसे बातचीत करनी है, ये नहीं कर पाते हैं। एकेडमिक अचीवमेंट में भी परेशानी होती है, क्यों होती है? क्योंकि उनका लैंग्वेज स्किल्स ही जब उनका डेवलप नहीं है तो फिर वो एकेडमिक में कैसे अच्छे कर पाएंगे, अचीवमेंट कैसे आगे। लैंग्वेज डेवलपमेंट ही जब उनका वीक हो गया, जैसे रीडिंग राइटिंग या कंप्रिहेंशन में ही वो वीक है, तो फिर एकेडमिक अचीवमेंट कैसे कर पाएंगे। तो इसमें भी परेशानी होती है उनको, और उनको हमेशा स्ट्रगल करना पड़ता है इंस्ट्रक्शन को समझने में, लेक्चर को फॉलो करने में, और साथ ही किसी भी क्लास में अगर डिस्कशन हो रहा है तो उसमें पार्टिसिपेट लेने में भी उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। एबिलिटी टू लर्न, किसी भी चीज़ को लर्न करने में दिक्कत होगी उनको, और परफॉर्म वेल इन स्कूल, कोई एक्टिविटी को परफॉर्म करना है अगर स्कूल में तो उसमें भी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, ये दिस कैन आल्सो बी impact a student's social emotional development. It can impact ability to communicate with peers के साथ कम्युनिकेट करने में दिक्कत होगी, रिलेशनशिप बनाने में दिक्कत होगा, या कोई सोशल एक्टिविटीज़ अगर हम स्कूल्स में करा रहे हैं या घर पे कर रहे हैं या कहीं आसपास हमारे हो रहा है तो उसमें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, इंगेज नहीं हो पाते हैं बच्चों के साथ, अदर बच्चों जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ हम इंगेज नहीं हो पाते हैं। साथ ही सोशल आइसोलेशन में हो जाता है, फीलिंग्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन और इनएडुकेसी एंड डिफ़िकल्ट एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ, खुद को अपनी फीलिंग्स को शेयर करने में हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और साथ ही अपने एक्सप्रेशंस को कैसे शेयर करें दूसरे के साथ, ठीक है, इसमें परेशानी होती है। असिस्टिव टेक्नोलॉजीज कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल
इन सपोर्टिंग स्टूडेंट विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट इन द क्लासरूम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं असिस्टिव टेक्नोलॉजी जो है क्लासरूम में। हियरिंग एड्स, बच्चों को जिनको सुनाई नहीं देता उनको हियरिंग एड्स प्रोवाइड कराया जाता है। अगर किसी को कोक्लियर इम्प्लांट्स की आवश्यकता है तो उसे कोक्लियर इम्प्लांट्स में सहायता प्रदान करी जाती है। असिस्टिव लिसनिंग डिवाइस भी प्रोवाइड कराया जाता है और ये हेल्प करता है बच्चों को एक्सेस या प्रोसेसिंग ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन में, यानी कि कोई भी इन्फॉर्मेशन गैदर करने में बच्चों की हेल्प करता है ये डिवाइस। कम्युनिकेट मोर इफेक्टिवली, यानी कि दूसरे से कैसे बातचीत करना है, जो कम्युनिकेशन बीच में गैपिंग हो रहा था उसको फुलफ़िल करने की कोशिश करता है असिस्टिव टेक्नोलॉजी, ताकि बच्चा जो है और इफ़ेक्टिवली दूसरे के बच्चे के साथ इंटरेक्ट हो सके और पार्टिसिपेट कर सके, कोई भी क्लासरूम एक्टिविटी या अदर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सके। इसके लिए असिस्टिव टेक्नोलॉजी जो है वो सहायता करता है। अब एकोमोडेशन एंड मॉडिफिकेशन। स्टूडेंट विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट में रिक्वायर एकोमोडेशन एंड मॉडिफिकेशन टू सपोर्ट देयर लर्निंग। एकोमोडेशन और मॉडिफिकेशन जो है सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, जिसमें मॉडिफिकेशन में हम फिज़िकल एनवायरनमेंट में जो है कुछ फेरबदल कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट कर में थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं, साउंड प्रूफ एरिया रख सकते हैं, ठीक है। एकोमोडेशन में एज वेल एज मॉडिफिकेशन टू इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। मॉडिफाई कहाँ करेंगे हम, तो कोई मटेरियल्स में, ठीक है, कोई इंस्ट्रक्शन जैसे दे रहे हैं हम, जैसे क्लासरूम में कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो उसमें हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि बच्चे को समझ में आए, ठीक है। साइन लैंग्वेज का प्रयोग कर सकते हैं इसमें। अगर मान लीजिए बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा तो साइन लैंग्वेज का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर बड़े बड़े अक्षरों में जैसे ब्लैक बोर्ड पे लिख सकते हैं कि ताकि बच्चे को पता चल सके कि हाँ हो क्या रहा है। अगर सुनाई नहीं दे रहा है बच्चे को ठीक तरीके से तो, ठीक है, ये अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है। सच एज क्लोज कैप्शनिंग और विजुअल एड्स का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। मॉडिफाइंग देयर इंस्ट्रक्शन मेथड्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड ऑल स्टूडेंट कैन फुल पार्टिसिपेट एंड अंडरस्टैंड द मटेरियल्स। जो भी चीज़ हम सिखा रहे हैं सभी बच्चे एक साथ एक समान मात्रा में सभी लोग पार्टिसिपेट करें प्रोग्राम में और समझ सके, जो भी टॉपिक्स हैं उसको समझ सकें या मटेरियल्स को समझ सकें। साथ ही कोलैबोरेशन विथ प्रोफेशनल्स, जैसे ऑडियोलॉजिस्ट से संपर्क कर सकते हैं हम। स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट होते हैं SLP, उनसे हम बातचीत कर सकते हैं कि हम और क्या कर सकते हैं। स्पेशल एजुकेशन टीचर्स की मदद ले सकते हैं, ठीक है, ताकि हियरिंग पेरेंट वाले जो बच्चे हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराई जा सके। और साथ ही साथ गाइडलाइंस का प्रयोग करना है, असेसमेंट कर सकते हैं, इंटरवेंशन कर सकते हैं, सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हैं और कोलैबोरेटिव क्लासरूम टीचर्स टू डेवलप इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजीज़, मतलब नई नई स्ट्रेटजीज़ का प्रयोग कर सकते हैं बच्चों को समझाने में या समझने में। और साथ ही हियरिंग इम्पेयरमेंट की वाले बच्चे जो हैं या पीपल्स जो हैं उनको नीड्स क्या है, उनके नीड्स के अकॉर्डिंग ही हमें स्ट्रेटजीज़ अपनानी होंगी, तभी वो ठीक तरीके से सीख पाएंगे। हम मैनेजमेंट कैसे करें हम हियरिंग इम्पेयरमेंट की। हियरिंग इम्पेयरमेंट का सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, मतलब बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है हमारी लाइफ में। अगर कोई बच्चा सुन नहीं सकता है तो वो बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है उसको, लेकिन तब भी कुछ मैनेजमेंट या कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं जो हियरिंग इम्पेयरमेंट को हेल्प करती हैं चैलेंजेस को फेस करने में। जैसे हियरिंग एड्स हो गया, तो पिछली बार भी बताया था कि हियरिंग एड जो है हेल्प करता है, ठीक है, बच्चों को सुनने में। डिवाइसेस एम्पलीफाई साउंड, इम्प्रूव योर क्लैरिटी ऑफ स्पीच। हियरिंग एड्स क्या है, क्लैरिटी देगा स्पीच को, ठीक है, इम्प्रूव करने में मदद करेगा, आसानी ठीक तरीके से सुन पाएगा। अंडरस्टैंड स्पोकन लैंग्वेज, यानी कि जो हम बातचीत कर रहे हैं उसको समझ सकेगा, कोशिश करिएगा उसको समझने में। और वैरायटी ऑफ स्टाइल्स एंड साइज कैन बी कस्टमाइज टू फिट इंडिविजुअल स्पेसिफिक हियरिंग नीड्स, मतलब हर बच्चे को एक समान हियरिंग एड्स नहीं लगाई जा सकती है, क्योंकि सबकी क्षमता अलग अलग होती है। कोई 60 dB सुनता है, कोई 70 dB सुन रहा है, कोई 90 dB जो है सुनाई देता है। तो सबके लिए अलग अलग हियरिंग एड्स
की ज़रूरत होती है और सबकी नीड्स भी अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो उसी के अनुसार हमें हियरिंग एड्स प्रोवाइड करानी चाहिए। अब कोक्लियर इम्प्लांट्स क्या होता है? ये अनदर मैनेजमेंट ऑफ ऑप्शन फॉर इंडिविजुअल विद सेवियर और प्रोफाउंड हियरिंग इम्पेयरमेंट। कोक्लियर इम्प्लांट्स सेवियर और प्रोफाउंड हियरिंग इम्पेयरमेंट जिन बच्चों को है, सिर्फ उन्हीं के लिए ये होता है। ये सर्जरी होता है एक तरह से। दिस डिवाइस सर्जरी के द्वारा इसे कान में यानी ईयर में फिट किया जाता है एंड डायरेक्टली स्टिमुलेट द ऑडिटरी नर्व। ये डायरेक्ट ईयर टू ऑडिटरी नर्व से कनेक्टेड होता है बाय पासिंग द डैमेज और नॉन फंक्शनिंग हेयर सेल्स इन द इनर ईयर से कनेक्टेड होगा डायरेक्ट। ये इम्प्रूव करता है पर्सन्स की एबिलिटी को, सुनने में की क्षमता जो है उसको इम्प्रूव करेगा और स्पीच को अंडरस्टैंड यानी जो भी हम बातचीत कर रहे हो उसको समझने में सहायता करेगा। असिस्टिव लिसनिंग डिवाइस ये मैनेज करता है हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चों को, ठीक है, और साथ ही हेल्प करता है एम्पलीफाई साउंड को सुनने में, रिड्यूस बैकग्राउंड नॉइज़ को रिड्यूस करना है, ठीक है, एंड इम्प्रूव स्पीच क्लियरिटी को इम्प्रूव करने में सहायता करता है। क्लासरूम में हो, चाहे वो वर्क प्लेस हो या फिर घर पर ही क्यों ना हो, उन सब में यह सहायता करती है। असिस्टिव लिसनिंग डिवाइस ALD इसका फुल फॉर्म। एग्जाम्पल्स ऑफ असिस्टिव लिसनिंग डिवाइस इंक्लूड FM सिस्टम हो गया, लूप सिस्टम हो गया या इंफ्रारेड सिस्टम, ये एग्जाम्पल्स हैं। अब कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज कौन कौन सी हैं या क्या हैं? इनमें लिप रीडिंग होता है, ठीक है। कौन कौन सी स्ट्रेटजीज अपनाई जा सकती है कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी में? तो लिप रीडिंग कर सकते हैं जिससे बच्चा लिप को देख करके समझ सकता है कि हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। विजुअल क्यूज़ प्रोवाइड कराई जा सकती हैं। स्पीकिंग क्लियरली, साफ हम बातचीत करें और धीरे धीरे बोलें तो बच्चा समझ सकता है। और साथ ही एडिशन और इंडिविजुअल्स विद हियरिंग पेन में बेनिफिट फ्रॉम कम्युनिकेशन ट्रेनिंग प्रोवाइड कराया जा सकती है, सच एज लर्निंग अमेरिकन साइन लैंग्वेज और टेकिंग क्लासेस इन स्पीच रीडिंग कराई जा सकती है। उससे बच्चों की कम्युनिकेशन स्टेज जो है वो बढ़ सकती है। अब एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन, एनवायरनमेंट में मॉडिफाई कर सकते हैं मैनेज हियरिंग इम्पेयरमेंट। जो एग्जांपल के रूप में अगर रिड्यूस बैकग्राउंड नॉइज़ को कम किया जाए और लाइटिंग को इम्प्रूव करें, जैसे विजुअल एड्स, जैसे कैप्शन में सब टाइटल्स और अलग अलग डालेंगे, टाइटल्स ये है, सब टाइटल्स ये है, ठीक है। ये आल्सो इम्प्रूव कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने में मदद करता है, ठीक है, पढ़ने में सहायता करेगा, ठीक है। मान लीजिए ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा है तो टाइटल्स लिख दीजिए बड़े अक्षरों में कि हाँ हम ये चैप्टर का नाम ये है, ठीक है, और फिर उसके टॉपिक जो हैं उसके बाद कि हम इस चैप्टर में कौन सा टॉपिक आज पढ़ेंगे, तो उससे क्लियरिटी बनी रहेगी बच्चों के सामने, ठीक है। साउंड प्रूफ, in addition the use of soundproofing or acoustic treatment can help to reduce noise level in environment where HI may be particular challenging, ठीक है। काउंसलिंग और सपोर्ट भी हेल्प करता है, मैनेज करता है हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चों को, ठीक है। वो अपनी फीलिंग्स को बताने में सक्षम हो सकते हैं या अपनी फीलिंग को बताने की कोशिश कर सकते हैं। फ्रस्ट्रेशन जो है उनके अंदर या डिप्रेशन जो है, ठीक है, उनको कम करने की कोशिश किया जा सकता है काउंसलिंग के द्वारा, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करा के। डिप्रेशन से बाहर अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में तो उसको बाहर निकालने के लिए काउंसलिंग की आवश्यकता होती है और ये बहुत हद तक कारगर भी साबित होती है। टॉकिंग टू अ काउंसलर और ज्वाइनिंग अ सपोर्ट ग्रुप, ठीक है, काउंसलर से बातचीत करके या कोई एक सपोर्ट ग्रुप है, ठीक है, फैमिली मेम्बर का या फिर कहीं बाहर का ही व्यक्ति है, तो मान लीजिए हम कंफर्ट नहीं है अपने फैमिली मेम्बर्स से बातचीत करने में, तो हम किसी और से बातचीत कर सकते हैं, अपने दिल हल्का कर सकते हैं, ठीक है। जो चीज़ हम खुद को नहीं बता पाते हैं, फैमिली मेम्बर्स को बताने में डर रहे हैं, वो अगर हम किसी तीसरे व्यक्ति को बचाएं तो हो सकता है कि हमारे अंदर की जो फ्रस्ट्रेशन है वो कम हो। फैमिली मेम्बर्स एंड केयर गिवर्स,
में आल्सो बेनिफिट फ्रॉम काउंसलिंग। लेकिन ज़्यादातर जो है फैमिली मेम्बर्स और केयर गिवर्स जो है उनके साथ काउंसलिंग की या सपोर्ट करते हैं तो वो ज़्यादा कारगर होगा बच्चे के लिए, छोटे बच्चों के लिए। अंडरस्टैंड एंड सपोर्ट द इंडिविजुअल विथ हियरिंग इक्विपमेंट, वो अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे और सपोर्ट भी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं फैमिली मेम्बर्स या केयर गिवर जो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।